गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके की सीरीज 8, है ना। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। पहला इसमें क्वेश्चन है साइंस का 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? तो अपश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। देखना, तीन तरह की ध्वनि तरंगे होंगी। एक तो होंगी इंफ्रासोनिक, सोनिक और अल्ट्रासोनिक। एक तो इंफ्रासोनिक और ह्यूमन हियरिंग जिनको हम सोनिक कहेंगे, और एक अल्ट्रासोनिक। तो तीन प्रकार की होंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम रहेगी, 20 हर्ट्ज से भी कम, ये तो क्या हो जाएंगी? अपश्रव्य तरंगे, या इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? इंफ्रासोनिक, INFRASONIC, या इंफ्रासाउंड। दूसरी जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में रहेगी, वो क्या हो जाएंगी? श्रव्य तरंगे, जिनको हम सुन सकते हैं, है ना, ह्यूमन हियरिंग। और थर्ड वन हो जाएंगी इसमें अल्ट्रासोनिक, जिनकी आवृत्ति 20,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। ये कितनी है? 20,000 मोर देन हो जाएगी, इनसे ज्यादा। और ये कब से रहेंगी? 20 से 20,000 के बीच में। और ये कितनी होंगी? 20 से भी कम रहेंगी। तो 20 से कम वाली को भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 से अधिक वाली को भी नहीं सुन सकते। हम किनको सुन सकते हैं? जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। तो ये आ जाएगा, इसमें क्या दिया है? अपश्रव्य तरंगे। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली क्या कहलाती है? अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक तरंगे। इसकी खोज किसने की थी? देखना, श्रव्य तरंगों की सबसे कह रहे हैं, है ना, लेज़रों ने 1794 में की थी। और डॉक्टर इयान भी थे इसमें, है ना, और टॉम ब्राउन। ये तीनों के सहयोग से इसकी खोज हुई थी। इनको शायद नोबेल पुरस्कार भी मिला गया बाद में फिर खोज के लिए, इससे संबंधित। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? तो ये प्रश्रव्य तरंगे, जो इनके बारे में बात की, अल्ट्रासोनिक वेव्स। नंबर 3, किस गवर्नर जनरल ने सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अपनाई थी? है ना, घेरे की नीति, वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति, है ना, जैसे सेफ्टी। तो ये वारेन हेस्टिंग दिया गया है। इनका जो शासनकाल है, एक तो ये भारत के प्रथम वायसराय भी रहे हैं, और सन 1772 से और लगभग रहा है 1786 तक। उसके बाद में 1772 से 86 तक, ये 1773 तक बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे थे। उसके बाद में फिर भारत का गवर्नर बना दिया गया था, है ना, 1786। वारेन हेस्टिंग हुए थे, जिनके खिलाफ पहली बार बर्क ने एक महाभियोग भी चला था इन पर। महाभियोग, इम्पीचमेंट। क्वेश्चन है कि वो कौन से गवर्नर थे जिनके विरुद्ध महाभियोग की याचिका दायर की गई थी? कौन थे वो? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग पर अंग्रेज अधिकारी बर्क ने महाभियोग की याचिका दायर की थी लंदन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास में हुई किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, के बीज छिपे थे? देखना, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये सन 1914 से 1918 तक हुआ था। 1918 तक, है ना, 4 वर्ष तक चला है। और 1919 में एक संधि हुई थी, वारसाई की संधि। वारसाई एक शहर का नाम है, कहाँ है? जर्मन में। ये जर्मन में एक संधि हुई थी, यानी कि फ्रांस और जर्मन के बीच में, यूरोप के देश थे। तो 1919 की जो संधि हुई थी, इस संधि का उल्लंघन किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? सन 1939 से और 1945 तक। इसमें जापान पर बम भी गिरा गया था 1945 में। 39 से 45 तक। और पहला कब हुआ था? फर्स्ट 1914 से 18 तक हुआ था। तो ये किस संधि पर समाप्त हुआ था? वारसाई की संधि पर। लेकिन वारसाई की संधि को समाप्त कर दिया गया था। तो यह शहर कहाँ है? नगर यूरोप में। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी भाषा के शब्द यूथेनेसिया का अर्थ क्या होता है? इच्छा मृत्यु। यूथेनेसिया को क्या कहेंगे? इच्छा मृत्यु। देखना, क्वेश्चन है कि भारत में क्या इच्छा मृत्यु लागू है? नहीं। अनुच्छेद नंबर जब हम 21 पढ़ेंगे यार, संविधान का आर्टिकल नंबर 21 इसमें जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये कौन सा अनुच्छेद है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। नीदरलैंड में या हॉलैंड में या अमेरिका का एक राज्य है, वहां पर इच्छा मृत्यु लागू है, यूथेनेसिया। इसका मतलब यह है, अगर कोई व्यक्ति घातक बीमारी से पीड़ित है तो वो इच्छा मृत्यु ले सकता है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की परमिशन होनी चाहिए, सरकार की परमिशन होनी चाहिए। भारत में ये लागू नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 21 का मामला है और ये मौलिक अधिकारों में शामिल है। तो उसमें आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हो कि जीने अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में सर्वाधिक जिले? उत्तर प्रदेश में। कितने? 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य सतर्कता आयुक्त, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? CVC,
है ना। चीफ विजिलेंस कमिश्नर, चीफ विजिलेंस कमिश्नर मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी में कौन सी परत निम्न गति का मंडल से जानी जाती है? भूपर्वती, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? क्रस्ट, CRUST। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, अगर हम पृथ्वी के नीचे जो परत निकालते हैं तो भूपर्वती, क्रस्ट, CRUST। क्रस्ट सबसे पहले, फिर मेंटल, उसके बाद में करोड़, करोड़ को इंग्लिश में कोर, CORE, कोर। इसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर तक। भूपर्वती जमीन से, जहां पर हम रहते हैं, इससे 35 किलोमीटर की गहराई तक, है ना भूपर्वती, है ना। इंग्लिश में क्रस्ट कहेंगे। तो इसमें सबसे अधिक ओ साफ होता है, यानी कि ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 9, नंद कुमार केस किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से। देखना, नंद कुमार एक सूबेदार हुआ करते थे बंगाल बिहार के। इन पर झूठे आरोप में फंसाकर, चूंकि यहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो इसके जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सन 1773 के अधिनियम के आधार पर 1774 में हुई थी कलकत्ता में। कलकत्ता में पहला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट कहाँ पर बना था? कलकत्ता। और इसके कौन मुख्य न्यायाधीश है? लॉर्ड एलिसा इम्पे, इम्पे याद रखिएगा। और गवर्नर जनरल कौन थे? हेस्टिंग। तो हेस्टिंग ने और इम्पे ने, दोनों ने मिलकर एक झूठे केस में फंसाकर नंद कुमार को फांसी दे दी थी। तो नंद कुमार का जो झूठा केस था, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग पर। क्योंकि नंद कुमार ने ये कहा था कि वारेन हेस्टिंग ने 3.5 लाख रुपए लेकर बंगाल की विधवा से और उसके अल्पवयस्क पुत्र को बंगाल का नवाब बनाया था, मुबारिकुद्दौला को। यह आरोप लगाया था। तो इन दोनों ने झूठे केस में फंसा दिया था इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC। आर्टिकल नंबर 324 पढ़ा जाएगा, इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का, है ना, कार्बोहाइड्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, भारत और इंग्लैंड के हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि उनके जो कुछ नीतियां हैं ये भारत के विरोधी हैं, क्योंकि ये रूस से ज्यादा लगाव रखते थे। तो एक यहाँ पर वो मंगाया था खगोल इन्होंने यंत्र, जो रूस से आयात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, घोड़े की हड्डियां किस हड़प्पाई स्थल से मिली है? सुरकोटला। सुरकोटला कहाँ है? गुजरात में है। घोड़े के जबड़े के अवशेष मिले यहाँ से। जबकि हड़प्पाई लोगों का घोड़ा पालतू पशु नहीं रहा है, हो सकता है कि विदेशी घोड़ा हो, कोई विदेशी भी चूंकि यहाँ पर आया करते थे उस टाइम पर। नंबर 14, ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है तब। नंबर 15, प्रसिद्ध तट मंदिर, तट मंदिर का नाम क्या है? शोर मंदिर भी है, तमिलनाडु है, मल्लमपुरम में, है ना। तो तमिलनाडु के शोर मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता है। ये 3 मंदिर है, एक तो ये दिखाया गया है मंदिर, और एक इसके पीछे भी यहाँ पर मंदिर है। तो इसमें 2 तो विष्णु के मंदिर हैं, 2 शिव के मंदिर, 1 विष्णु का। इस मंदिर के अंदर 3 मंदिर हैं, जिसमें के बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, और बाकी दोनों तरफ शिव जी के मंदिर है। तो ये तो किसका है? विष्णु जी का मंदिर है, और ये किसके? शिव के मंदिर हैं दोनों। ये कहा है? तमिलनाडु में। इसको क्या बोलते हैं? तट मंदिर या शोर मंदिर। क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इस साथ साथ नोट करते रहिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नंबर 17, अनुवांशिक विकार डाउन सिंड्रोम किस कारण होता है? गुणसूत्रों की संख्या। देखना, मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 23 जोड़े। या तो 23 जोड़े कहेंगे, या हम 46 कहेंगे। एक में 2 होते हैं, तो 23 गुना 2 बराबर 46। अगर हमारे उसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, 45, अगर ये 45 हुए तो कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का रोग हो जाएगा अगर क्रोमोसोम्स की संख्या 45। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या, इसमें क्या होता है? मंगोलिज्म का रोग भी हो जाता है, जैसे आंखों में भेंगापन होना, या लार ग्रंथि पर हमारा कंट्रोल ना हो रहा, है ना। कुल मिला के उसमें मानसिक हमारा विकसित नहीं हो पाता, है ना। ये रोग महिलाओं में ज्यादा होता है, डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी गैस मार्स गैस के नाम से जानी जाती है? मीथेन, मीथेन गैस, CH4। देखना, पिछली एक परीक्षा में आया कि CH4 का रासायनिक नाम क्या है? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ग्राम पंचायतों का कार्यकाल, है ना। इसमें एक अनुसूची जुड़ी हुई है, अनुसूची नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धातु उष्मा का सबसे अच्छा चालक होती है? कंडक्टर, यानी कि विद्युत प्रवाहित सबसे अधिक किसमें होती है? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम सबसे अच्छा चालक हो जाएगा, जैसे एल्युमिनियम के बिजली के तार बनाते हैं,
ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी धातु होती है? चांदी भी होता है ना, चांदी भी है और एल्युमिनियम भी है। क्वेश्चन नंबर 22, बाघ से पहले किसे भारत का राष्ट्रीय पशु माना जाता था? सिंह को शेर, अब किसको माना जाता है? बाघ को, है ना, पैंथर। 23, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा देखा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने? 8। 8 यूटीज हैं, यूटीज यूनियन टेरिटरी वर्तमान में, क्योंकि दमन दीव दादरा नगर हवेली को एक ही बना दिया गया, इन 9 थे। जैसे जम्मू कश्मीर उसको बनाया गया लेह को। 24, सबसे कम घनत्व किस ग्रह का? शनि ग्रह का, है ना, शनि, सैटर्न, ये शनि दिखाया गया है, सैटर्न। सैटर्न ग्रह किसको हम कहेंगे? शनि को। इसके चारों तरफ वलय भी पाए जाते हैं, ये वलय दिखाए गए हैं। तो ओके। क्वेश्चन नंबर 25, किस मुगल शासक के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्ट। शाहजहां के शासनकाल को, क्योंकि शाहजहां ने जैसे ताजमहल का निर्माण कराया है ना, और यहाँ पर दिल्ली में जो शाहजहानाबाद बनाया था, इसमें लाल किला बना, यहाँ पर जामा मस्जिद बनाई, तो वास्तुकला स्थापत्य कला का काफी निर्माण हुआ है, तो इसलिए स्वर्ण काल कहते हैं। और शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम नाम था। क्वेश्चन नंबर 26, एल्युमिनियम के किस यौगिक का प्रयोग रक्त प्रवाह को रोकने में किया जाता है ना, ब्लड क्लोटिंग के लिए? पोटास एलम। पोटास एलम, एलम बोलते हैं फिटकरी, है ना, जैसे फिटकरी होती है ना, फिटकरी देखना, अगर कहीं पर कट जाता है कुछ भी तो फिटकरी का हम प्रयोग करते हैं, तो एलम फिटकरी को बोलते हैं। एल्युमिनियम के किस यौगिक? एल्युमिनियम का रूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, डोपलर प्रभाव का संबंध किससे? ध्वनि से, है ना, डोपलर प्रभाव, जैसे होता है ना अल्ट्रासाउंड होता है, जिनकी आवृत्ति 20,000 से अधिक हो जाएगी, 20,000 से अधिक जिनकी आवृत्ति हर्ट्ज में होगी, है ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पराश्रव्य तरंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है, अल्ट्रासाउंड से जुड़ा हुआ है, नया मेडिकल ट्रीटमेंट भी है। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, माधुरी मणि अय्यर किस विद्या से संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है, कर्नाटक का संगीत, एक याद रखिएगा, इनका नाम एसोसिएट है इससे। नंबर 29, भारत की कौन सी जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई? 15वीं जनगणना जो अभी हुई थी सन 2011 में जनगणना हुई थी, 2 चरणों में हुई थी, क्योंकि कुछ राज्यों की जनगणना नहीं की गई थी उस टाइम पर। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, मेयो। लेकिन सन 1881 में रिपन के शासनकाल में, रिपन, लॉर्ड रिपन, और तब से ये बनाया था नियम कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में एक जनगणना की जाएगी। तो अगर आए ना, आधिकारिक रूप से कब हुई थी? तो 1881 में। अनाधिकृत रूप से कब हुई थी? मेयो के शासनकाल में, 1872 में। और स्वतंत्रता के बाद ये हमारी कौन सी जनगणना थी 2011 वाली? ये थी 15वीं जनगणना, 15, सॉरी, स्वतंत्रता के बाद थी 7वीं, और वैसे थी 15वीं जनगणना। ओके। नंबर 30, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, है ना, जब ये टोक्यो चले गए थे सिंगापुर में। दिल्ली चलो का नारा, और ये कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और अब हमें अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आशीर्वाद की आवश्यकता है। दिल्ली चलो का नारा 3 बार दिया गया है। सबसे पहले 1857 के विद्रोह में दिया गया था, 1857 में, फिर 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के आंदोलन में, और तीसरी बार 1945 में नारा दिया गया था। गो दिल्ली का नारा 3 बार दिया गया है। सबसे पहले ये दिया था मेरठ में, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, जब हमारे विद्रोही मेरठ से दिल्ली पहुंचे थे। और दूसरी बार विनोबा भावे ने 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान। तीसरी बार दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था सिंगापुर में और जापान में। ओके। नंबर 31, अबुल करीम खान किस विधान से संबंधित है? ख्याली गायकी, ये गायन से जुड़े हुए हैं, इसकी एक शैली है ख्याल गेली, है ना, ख्याल शैली। ओके। नंबर 32, किसके प्रयास से 1926 का श्रमिक संघ अधिनियमित पारित हुआ? वीपी वाडिया, वीपी वाडिया के में श्रमिक संघ अधिनियम पारित हुआ था, इनके प्रयासों से। क्वेश्चन नंबर 33, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? लीवर, लीवर ये किस प्रकार का है? प्रथम श्रेणी का। देखना, प्रथम श्रेणी के लीवर वो होते हैं जिनमें हम 2 तरफ वो लगाते हैं, और एक उनमें कील टाइप में होगी बीच में, देखना, जैसे कैंची में यहाँ पर बीच में एक ये है, और 2 तरफ से हम फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, इससे ऊपर की तरफ, तो इसमें जो अगला भाग है, एक ये हमारा कार्य करता है, वर्क अगला भाग करता है, यानी कि हम ये बल तो हम पीछे की तरफ लगाएंगे फोर्स, और ये क्या है, आलम्बन हो जाएगा, आलम, यानी कि इसका नॉर्मल, नॉर्मल की स्थिति, यानी कि यहाँ पर कील लगी हुई है एक एक्सिल, और अगला भाग इसका कार्य करता है, वर्क, इसको क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। जैसे संडासी होती है, प्लास होता है, ये उसी तरह से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34,
एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ सकता है, आगे की ओर सब उड़ते हैं, पीछे की तरफ जैसे चोंच की तरफ से उड़ते हैं, ये पूंछ की तरफ से भी उड़ सकता है। गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड। अपनी भाषा में हम हरियल, हरियल पक्षी, सबसे छोटा भी होता है, हमिंग बर्ड दिखाया गया है, ये भंवरे के ऊपर ऐसे उड़ता हुआ। ओके, नंबर 35, शीशम का वैज्ञानिक नाम क्या है ना, ये डलबर्जिया शिशु। डलबर्जिया किसका नाम है, शीशम का नाम, ये इसका बोटनिकल नाम है, वनस्पति का नाम। आगे देखिएगा, तो अगर आप इनको नोट करते रहे क्वेश्चन को, आपको इससे दोगुना फायदा मिलेगा। क्वेश्चन तो होंगे ही, प्लस एक ये रिकॉर्ड के रूप में भी रखा जाएगा आपका, इनसे काफी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था, 11 नवंबर 1918 को हुआ था। उसके बाद में वारसाई की संधि कब हुआ था, 1914 से 1918 तक हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, समुद्र का क्षैतिज तल किसकी ऊंचाई व गहराई से नापी जाती है, डेंटम तल, डेंटम लाइन होती है। डेंटम लाइन हमारी कन्याकुमारी में स्थित है, कन्याकुमारी। जैसे पूछते हैं कि कन्याकुमारी से किसी हम भौगोलिक स्थिति का जब पता लगाते हैं कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई, जैसे अगर हम यहाँ सहारनपुर की बात करते हैं तो हमारा जिला ये समुद्र तल से 248 या 245 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये जो हमने 245 मीटर्स लिया है, ये कहाँ से, जीरो लेवल कहाँ है फिर, यानी कि 0 से 245 मीटर्स की ऊंचाई पर है। जीरो हमने कहाँ लिया, कन्याकुमारी में। इस जीरो लेवल को हम क्या कहेंगे, डेंटम, है ना, डेंटम लाइन या डेंटम तल। 38, भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन, ये ट्रेड यूनियन बनी थी भारत की पहली। क्वेश्चन नंबर 39, रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में किस चट्टान से प्राप्त होते हैं, ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं, जिनको हम प्रथम चट्टानें भी बोलते हैं, प्राथमिक रॉक्स। 40वां, डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी 1854 में। डलहौजी के तो बहुत कार्य हैं, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी इसकी, है ना, बांटो और राज करो। डलहौजी ने ही यहाँ पर जैसे अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसको हड़पने की कोशिश की थी। व्यक्तिगत का सिद्धांत, प्रथम रेलवे भी इसी में चली थी, रेलवे। डाक टिकट इसी में जारी हुआ, डाक टिकट। काफी अच्छे कार्य भी किए थे डलहौजी ने, लेकिन ये बांटो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल, या हड़प नीति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, गोद लेने का सिद्धांत, ये सीखा था सर। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। 40 क्वेश्चन थे, आप इनको नोट कीजिएगा। फिर भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।